हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम चैप्टर इकाई एक और उसमें एक चैप्टर है तीसरा चैप्टर जिसमें एक टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। बायोलॉजी के अंतर्गत इस चैप्टर को हम इसके पहले टॉपिक को आज पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन को। तो आइए देखते हैं शुक्राणु जनन, हम आप साथ में मिलकर। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। जनन शब्द जिसके आगे जुड़ गया तो समझिए कि उसी का जन्म हो रहा है, यानी शुक्राणु का यहां जन्म हो रहा है। तो शुक्राणु बनता है कहां? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो शुक्राणु का बनने का जो जगह है वो है वृषण, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। वृषणों की संख्या नर में 2 होते हैं और बहुत सारे जानवरों में भी आप देखते हैं कि 2 होती है। ये वृषण कोश में होते हैं और शरीर से बाहर अवस्थित रहते हैं। एक लॉजिक ये भी है कि ये शरीर से बाहर क्यों अवस्थित रहते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि शरीर से बाहर इसलिए ये अवस्थित रहते हैं क्योंकि शरीर का जो तापमान है, शरीर का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर शुक्राणु जनन की क्रिया संभव नहीं है। इसलिए 2 से 3 डिग्री कम से कम रहनी चाहिए शरीर के बॉडी के अपेक्षा ये टेस्टिस का तापमान, इसलिए वो शरीर से बाहर रहता है। तो आइए देखते हैं जहां पर शुक्राणु जनन की क्रिया संपन्न होती है। मैंने बताया कि वो वृषण है और इसकी संख्या 2 होती है। आइए देखते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। यदि इसको आप काट करके देखें तो इसमें 250 कंपार्टमेंट मिलेंगे। 250 कंपार्टमेंट के भीतर 2 से 4 शुक्र जन नालिका पाई जाती है, जिसको सेमनीफेरस ट्यूबवेल्स कहते हैं। आइए डरा करके दिखाते हैं आपको। इस तरह के कंपार्टमेंट आपके सामने उपस्थित होंगे। यहां तो हमने कुल मिलाकर के 5 को देख रहे हैं, लेकिन ये 250 होते हैं। इस 250 कंपार्टमेंट में यानी 2 है तो दोनों में अलग अलग 250 कंपार्टमेंट होंगे। तो यहां पर एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 4 शुक्रजनक नालिका होती है, जिसको सेमनीफेरस ट्यूबवेल्स कहते हैं, जो एकदम क्वाइलेड होता है, बहुत क्वाइल्ड होता है, मतलब अति सघन क्वाइलेड होता है। तो ये इस तरह इसमें पाई जाती है। 2 से 4 इसकी संख्या होती है। इसको सेमनीफेरस ट्यूबवेल्स कहते हैं। इसी सेमनीफेरस ट्यूबवेल्स के भीतर शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया संपन्न होती है। इस नालिका के अंदर
एक कंपार्टमेंट में ये कम से कम 3 होते हैं, किसी में 2 भी होते हैं, किसी में 4 होते हैं। और इसी शुक्रजनक नालिका के भीतर शुक्राणु का जन्म होता है। अगर इसमें से, इसको हम लिख दे रहे हैं, इसे हम टेस्टिस कहते हैं, वृषण, वृषण, और इसको हम बोलते हैं शुक्रजनक नालिका, शुक्रजनक नालिका। सेमनी फेरस ट्यूबेल्स, सेमनीफेरस ट्यूबेल्स, शुक्रजनक नालिका। नाम से भी आप जरा सा देखिए कि शुक्रजनक मतलब शुक्र का जनक है, ये माता पिता है, ये इसी से पैदा होगा शुक्राणु, नाम से भी स्पष्ट है। तो एक शुक्रजनक नालिका को यदि हम बाहर निकाल लें, इसको खींच ले बाहर, एक को निकालना है बाहर, एक को निकालते हैं, तो इस तरह से आपको हाईली क्वाइलेट एक संरचना प्राप्त होगी। अगर इसको जूम करके आप देखें, जूम करके यदि आप देखते हैं, इस तरह से हाईली क्वाइलेट संरचना प्राप्त होगी। आप क्या करें कि इसको 20 से काट, अगर हम इसे 20 से काट देते हैं तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ट्यूबवेल्स है, अगर इसको 20 से काटते हैं तो यहां इस तरह के अनुप्रस्थ काट मिलेंगे आपको निश्चित रूप से। अब इसके अंदर जो कोशिका है वो स्पष्ट दिखने लगेगी, ऐसे यहां देख सकते हैं, इसमें 2 तरह की कोशिका आपको नजर आएगी, 2 तरह की कोशिका इस ट्यूबवेल्स में। इसको आप दर्शा भी सकते हैं इन दोनों कोशिका को। इसे हम ग्रीन से दिखाते हैं, एक को ग्रीन से दिखाया मैंने, और एक को रेड से दिखाते हैं आपको। देखिए 2 तरह की कोशिका आपको नजर आ रही है। अब आप भली भांति समझ सकते हैं कि वाकई काटने के बाद इस नाली के भीतर जो, नालिका के भीतर जो पाया जा रहा है कोशिका, 2 तरह के हैं। अब इसमें से जो ग्रीन वाली है, इसको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका बोलते हैं इसको, सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल बोलते हैं इसको, हिंदी में भी लिख देते हैं सर्टोली कोशिका। और इसमें जो ग्रीन वाली है, सॉरी ये रेड वाली जो है, इसको हम बोलते हैं, रेड वाली को यदि हम दिखाना चाहें तो हम बोल सकते हैं ये है एस्पर्मेटोगोनिया, एस्पर्मेटोगोनिया। यही वो कोशिका है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बन जाती है शुक्राणु। आगे हम दिखाएंगे इसको, यही वो कोशिका जो ऐसा संभव करती है। तो आइए देखते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्पर्मेटोगोनिया। इसको एस्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं हम, शुक्रजन कोशिका कहते हैं इसको, शुक्रजन कोशिका। ये छोटी मोटी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहां से हम 250 कंपार्टमेंट, आपको मैंने बताया कि एक वृषण के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसके अंदर एक कंपार्टमेंट के भीतर 1 से 4 शुक्रजन नालिका भी पाई जाती है। एक शुक्रजन नालिका को मैंने आपको दिखाया काट करके, तो इसमें 2 सेल पाए जाते हैं, एक को हम बोल सकते हैं सर्टोली कोशिका और एक को बोलते हैं हम शुक्रजन कोशिका। बड़ा कमाल है। अब इसी शुक्रजन कोशिका में लगातार अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनेगा, है ना। तो आइए इसको जूम करके देखते हैं कि ये कैसा है, देखते हैं इसको। एक चीज मैं यहां पर और आपको बता दूं कि इसमें 2 शुक्रजन नालिका के भीतर एक जो खाली स्थान होता है, इसमें एक और सेल पाया जाता है,
जिसको लैडिंग सेल कहते हैं, इसको हम लैडिंग सेल कहते हैं, यानी अंतराली कोशिका कहते हैं, अंतराली कोशिका। आगे टॉपिक में इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां इतना जानना जरूरी है, इसी अंतराली कोशिका से एस्टेटेस्टेरोन नामक एक हार्मोन उत्पन्न होता है, जिससे एंड्रोजेंस स्रावित होता है, जिसकी वजह से शुक्रजन नालिका के भीतर स्पर्मेटोगोनिया जो है विभाजित होकर के बनने लगता है शुक्राणु। इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे, यहां इतना समझना जरूरी। तो हम बात कर रहे हैं कि सर्टोली कोशिका का काम होता है, जो शुक्राणु बनता है उसको भोजन देना, और स्पर्मेटोगोनिया तो डायरेक्ट बन जाता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु, तो बनते हुए शुक्राणु को भोजन भी चाहिए, तो सर्टोली कोशिका प्रदान करती है। तो आइए इसको जूम करके देखते हैं, आगे बना करके हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से नई कोशिका, ये स्पर्मेटोगोनिया से कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है, वो हम देखते हैं। मान लीजिए इसको जूम किया मैंने और एक इतना बड़ा नालिका हमें प्राप्त हुआ। इसको जूम करके देखने के बाद इतनी बड़ी नालिका हमें प्राप्त हो जाती है, और यहां पर हम एक स्पर्मेटोगोनिया यानी रेड वाली कोशिका को रखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया को मैंने रखा यहां पर, इसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अब जानिए कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है किसी नर से लिया गया है, तो नर में क्रोमोसोम की संख्या होगी 46, तो यहां पर 46 को हम 2n से डिनोट करेंगे, 2n से। तो यहां हम दिखा रहे हैं कि ये स्पर्मेटोगोनिया में गुणसूत्रों की संख्या अभी 46 है, और स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन होता है। फर्स्ट में समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। जिसकी वजह से दो कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका को हम दिखाएंगे और दूसरा को खाली छोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि बड़ा हो जाएगा फिगर, है ना। आपको दिखाना एक ही है केवल, है ना, लेकिन ये एंगल हम छोड़ दिए हैं, एक हैंड इसका छोड़ दिए हैं, तो इसे आप समझ सकते हैं कि दो कोशिका का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं वो आधा नहीं होता है, पूरा ही रहता है। ये गुणसूत्र ज्यों का त्यों आएगा, है ना। तो इस कोशिका का नामकरण अलग हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्राथमिक शुक्र जन कोशिका। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्राइमरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं इसको। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राथमिक शुक्रजन कोशिका पर फिर से एक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने की वजह से ये जो आप देख रहे हैं प्राथमिक शुक्रजन कोशिका दो अलग अलग कोशिका में बदल जाती है, दो कोशिका में चेंज हो जाती है, और इसका गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के वजह से आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। अब इस सेल का नाम भी बदल जाता है, इसको कहते हैं द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। इसको द्वितीयक शुक्रजन कोशिका कहते हैं, सेकेंडरी
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए यहां क्या हुआ कि प्राथमिक शुक्रजन कोशिका पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, जिससे इसके गुणसूत्र क्या हो गए, बट गए, आधा आधा हो गया यहां, और ये कहलाया द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका पर फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्री सेकेंड जब होता है तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में ये दो और ये भी दो कोशिका का निर्माण कर लेता है। लेकिन इस बार याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन जब सेकेंड होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती, वो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में ही संभव है। तो यहां गुणसूत्र की संख्या आप वैसा ही रखेंगे। इसे कहते हैं शुक्राणु प्रसून, शुक्राणु प्रसून। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड इसको बोलते हैं। अब यही शुक्राणु प्रसून कुछ ही दिनों के बाद चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं किसमें, तो शुक्राणु में। बस इसी को आपको पढ़ना भी था, बस सीक्वेंस भी याद रखना है आपको। वीडियो को बार बार दोहरा करके देखने से ये शुक्राणु जनन आपको समझ से बाहर नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एकदम आसान है। सीक्वेंस भी याद रखना है आपको। फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं इसको कि शुक्राणु जनन तक हम पहुंचे हैं, कैसे वो दिखा रहे हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है वृषण में, और नर में वृषणों की संख्या 2 होती है, और एक वृषण को यदि काट करके देखें तो उसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और एक कंपार्टमेंट में 2 से 4 शुक्रजन नालिका होती है। शुक्रजन नालिका को यदि हम बाहर निकाल करके चेक करें और उसे यदि काट दें, काटने के बाद हमें 2 तरह की कोशिका मिलती है। एक मिलता है सर्टोली कोशिका और दूसरा मिलता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम शुक्रजन कोशिका कहते हैं। शुक्रजन कोशिका को यदि समसूत्री विभाजन होता है इस पर यदि, तो क्या होता है कि 2 तरह की कोशिका मिलती है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। और प्राथमिक शुक्रजन कोशिका पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिसकी वजह से 2 तरह की कोशिका हमें मिलती है, और जिसको कहते हैं द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका पर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, और गुणसूत्रों की संख्या सेम टू सेम रह जाती है, बदलती नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, शुक्राणु प्रसून का निर्माण होता है, और शुक्राणु प्रसून कुछ ही दिनों के बाद विकसित होकर के शुक्राणु में चेंज हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि सर शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन शुक्राणु जनन के रूप में पूछा जाता है, बोर्ड उठाती है इसे। तो हमारा जवाब होगा द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड द्वारा शुक्राणु प्रसून बनते हैं, और शुक्राणु प्रसून विकसित होकर के शुक्राणु का निर्माण कर लेते हैं, और इस तरह से ये यही प्रक्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आपके लिए आज कुछ सवाल हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में देना भी है। आपसे क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, दूसरा वृषण की संख्या कितनी है, उसके बाद आपको अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस कोशिका के बार बार अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो फ्रेंड आप हमें ये जरूर क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, और मुझे आशा है निश्चित रूप से ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी, बढ़िया से आपने इसको कर लिया होगा। और यदि समझ में नहीं आ रही होगी तो इसको बार बार रिवाइज करके आप देख सकते हैं। वीडियो बनाने का मात्र मेरा एक सिर्फ क्या है कि उद्देश्य है कि हम उन बच्चों को जिन्हें ढंग से बायोलॉजी नहीं समझ में आ रही है या परेशानी हो रही है, उनके लिए मैंने इस टॉपिक को बनाया है। साथ ही साथ नीट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने के लिए
लोगों को बताएं भी। और साथ ही यदि आप हमसे इंडिविजुअल क्लास लेना चाहते हैं तो हमारा क्लास नरहर एस्टेट के आरा मील वाली गली में ये DNA बायोलॉजी नाम से चलता है, और आप वहाँ से जुड़ करके 11th और 12th का क्लास ले सकते हैं। साथ ही साथ मेरा नाम राजेश कुमार है, और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि मेरा मोबाइल नंबर 86 510 25 724 ये हमारा मोबाइल नंबर है। सीधा हमसे आप जुड़ सकते हैं। आशा रखता हूं कि आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे।